हेलो एंड वेलकम टू दिस सिनेमा माइंड। केजीएफ चैप्टर 2 का टीज़र लॉन्च हुआ और आपको पता है किस तरह के रिकॉर्ड ब्रेकिंग व्यूज़ उसको मिले। बहुत सारी बहस छिड़ी हुई है, लोग डिस्कस कर रहे हैं, बड़ा ट्रेंडिंग टॉपिक है। मैं फ़िलहाल टीज़र के बारे में बात नहीं करूंगा, मुझे खुद पर्सनल पसंद आया वो टीज़र, लेकिन इसकी पॉसिबल स्टोरी लाइन क्या हो सकती है उसके बारे में मैं बोलना चाहूँगा। और इस पॉसिबल स्टोरी लाइन को जानने के लिए हमें पहले जो कैरेक्टर्स मरे हुए हैं, जीवित हैं, उनके क्या मोटिव्स थे चैप्टर 1 में, उनके बारे में जानना ज़रूरी है, क्योंकि चैप्टर 2 में जो होने वाला है उसका थोड़ा सा इंडिकेशन जो है डायरेक्टर ने दे रखा है। अब स्टेप्स बाय स्टेप हम बात करेंगे। पहले तो जीवित और मृत कैरेक्टर्स के पात्रों के बारे में बात करेंगे और कुछ ऐसे सवाल हैं जो डायरेक्टर ने ऐसे ही रेज किए हैं, खुले छोड़ दिए हैं, जिसके जवाब जो है डायरेक्टर ने कहीं पे भी नहीं दिए हुए हैं। अगर आप ऑब्जर्वेशन करोगे तो ये सारे सवाल आपको पता चल जाएंगे। मैं फ़िलहाल बताने वाला हूँ आपको ये सारे सवाल। अगर मेरी नज़र से कुछ छूट जाते हैं तो जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं, जिन्होंने इस फिल्म को बहुत बारीकी से देखा है, वो भी कमेंट में डाल सकते हैं जो उन्हें लगता है। और फिर ये सवालों के जवाब जो होंगे उसी से बनेगी ये पॉसिबल स्टोरी लाइन चैप्टर 2 की। तो पहले कैरेक्टर्स के बारे में डिस्कशन करते हैं, बाद में जो सवाल, जो लूज एंड्स हैं, जो डायरेक्टर ने खुद खुले छोड़े हैं, उसके बारे में बात करेंगे, बाद में पॉसिबल स्टोरी लाइन के बारे में। और एक आखिरी चीज़ मैं आपको ऐसी बताऊंगा जो चैप्टर 1 में वैसे भी बताई गई है, लेकिन हम उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते, वो भी चीज़ मैं आपको बताऊंगा। लेकिन वो किस तरह से दिखाई जाएगी उसके बारे में हम कह नहीं सकते, लेकिन उस चीज़ के बारे में बताऊंगा। तो ध्यान से देखिए इस वीडियो को। सबसे पहले जो कैरेक्टर्स के बारे में बात करते हैं, केजीएफ के कैरेक्टर, जो केजीएफ में जो कैरेक्टर्स हैं उसके बारे में बात करते हैं। सूर्यवर्धन, जिसने 1951 में इस गोल्ड माइन की मतलब डिस्कवरी की थी और बाद में उसने अपना एम्पायर बनाया। 99 ईयर्स के लिए उसने गवर्नमेंट से लीज पे लिया इस गोल्ड माइन को, लाइमस्टोन की माइन बोलकर। उसकी फैमिली के बारे में अगर मैं बताऊं तो ये सूर्यवर्धन को एक छोटा भाई है अधीरा नाम का, 2 बेटे हैं गरुड़ा और विराट। ओके, अब ये जो सूर्यवर्धन है वो बूढ़ा हो चुका है, उसे हार्ट अटैक आ जाता है, तो ये जो पूरा इनहेरिटेंस, ये सारा जो एम्पायर है, ये जाएगा गरुड़ा को चला जाता है। अब ये गरुड़ा को चला जाने के बाद 2 लोग हैं जिनके पेट में दर्द होता है। एक है अधीरा, लेकिन वो बोलता है कि जब तक गरुड़ा जिंदा है मैं तब तक कुछ नहीं करूँगा। और दूसरा है विराट, जिसे ये गद्दी चाहिए, लेकिन वो दिखाई नहीं है। अब ये पूरी फैमिली। अब केजीएफ में 2 लोगों की तो मौत हो जाती है, एक खुद सूर्यवर्धन की बुढ़ापे की वजह से अपेरेंटली, लेकिन विराट ही उसे मारता है तकिए की मदद से, गला घोट के नहीं, सफोकेट करके उसको। और गरुड़ा को मारता है रॉकी। तो वो किस तरह से मारता है आपने फिल्म में देखा होगा। अब बचे 2 लोग, एक अधीरा और एक विराट, जो इस गद्दी को पा सकते हैं, क्योंकि वो असली वारिस हैं, असली खून है सूर्यवर्धन के। मतलब एक भाई है, एक बेटा है, चाचा और भतीजा दोनों बच्चे हैं। लेकिन रॉकी वहाँ पर जाके पहुँचा है और उस 20,000 गुलामों का, केजीएफ की 20,000 गुलामों का भी वो एक बेताज बादशाह बन चुका है। वो 20,000 गुलाम अभी उसे सपोर्ट करते हैं। तो अपेरेंटली पूरी कंट्रोल जो है केजीएफ की, ये रॉकी के पास है। अब अधीरा का क्या रोल होगा, किस तरह से होगा, हम बाद में जो क्वेश्चंस में रेज करने वाला हूँ उसमें मैं आपको पॉसिबल स्टोरी लाइन बता दूंगा। अब ये सूर्यवर्धन ने ये सारा एम्पायर बनाने के लिए, एक एंटरप्राइज बनाने के लिए 5 लोग चुने हैं अपने इस धंधे को आगे बढ़ाने के लिए, ये जो सोना वहाँ से निकलेगा उसको स्मगल करने के लिए। एक है बेंगलोर में राजेंद्र देसाई, दूसरा है एंड्रयूज जो वेस्ट को संभालता है, मुंबई में शेट्टी नाम का गैंगस्टर है जो ये केजीएफ का सोना आगे स्मगल करता है रॉकी की मदद से। रॉकी उसके लिए काम करता है, अफ्रीका का सोना बोल के वो एक्सपोर्ट करता है, मतलब आगे डिस्ट्रीब्यूट करता है, एक्सपोर्ट करता है या डिस्ट्रीब्यूट करता है पता नहीं, लेकिन आगे डिस्ट्रीब्यूट करता है, एक्सपोर्ट भी करता होगा। और पॉलिटिक्स में, नेशनल पॉलिटिक्स में बैठा है गुरु पांडियन, ये एक बंदा बैठा है जो गवर्नमेंट की नज़रों से इनको बचाता है। तो ऑक्टोपस बन चुका है सूर्यवर्धन, हर जगह पे उसने पूरा एक ऑर्गेनाइज सेटअप बनाया हुआ है। और हाँ, कमल नाम का एक बंदा है, मतलब कमल, राजेंद्र देसाई, एंड्रयू, शेट्टी और गुरु पांडे, ये सारे लोग जो हैं एक पिलर की तरह है, ये इसका केजीएफ का धंधा आगे बढ़ाते हैं। इसमें से कमल जो है ये जवान है, बाकी सारे अधेड़ उम्र के 50 के ऊपर के ये लोग हैं
और राजेंद्र देसाई की एक नक्चड़ी बेटी भी है रीना, जो रॉकी का लव इंटरेस्ट है। तो उसके बारे में ज़्यादा हम नहीं बात करेंगे। अब ये तो पूरा सेटअप है, ये सारे लोग जीवित हैं। अब प्रतिद्वंदी जो हैं, ये 2 लोग प्रतिद्वंदी हैं ये केजीएफ के। एक दुबई में बैठा इनायत खलील, ये चाहता है कि केजीएफ का सोने का कंट्रोल मतलब उसका जो दुबई का सोना है वो भारत भेजना चाहता है स्मगलिंग के तौर पर, और केजीएफ की वजह से वो भेज नहीं पाता क्योंकि इनका बहुत बड़ा सेटअप है। केजीएफ का जो है बहुत बड़ा सेटअप है, मुंबई तक उन्होंने कंट्रोल कर रखा है। वो किस तरह से कंट्रोल कर रखा है ये तो मैंने अभी बताया। तो इनायत खलील जो है बहुत सालों से ये कोशिश में लगा है, तो वो एक प्रतिद्वंदी है। और दूसरी, गवर्नमेंट में एक नई पीएम आने वाली है रमिका सेन, जो इस सारे गोल्ड माइन को एक नेशनल प्रॉपर्टी की तरह देखती है। मतलब ये जो गोल्ड माइन है ये प्राइवेट यूज़ के लिए नहीं है, ये गवर्नमेंट की यूज़ के लिए होनी चाहिए। ये उसका एक पॉइंट ऑफ व्यू हमें इनडायरेक्टली पता चलता है। अब इसके लिए मैं एक रेफरेंस देता हूँ, इसका वैसे फिल्म से कोई लेना देना नहीं। इंदिरा गांधी जी, मतलब ये जो ड्यूरेशन है ये 1951 से 1981 तक का है, 30 साल का है। इंदिरा गांधी जी जब प्राइम मिनिस्टर थी तो उन्होंने नेशनलाइजेशन किया था बैंकों का और कोल माइंस का, एक नेशनल प्रॉपर्टी घोषित कर दिया था कोल माइंस को। तो अगर मैं उस रेफरेंस को जोड़ूं, वैसा इस कोई लेना देना नहीं है उस एक्चुअल पॉलिटिक्स से, लेकिन रमिका सेन का भी यही स्टैंड होगा कि ये जो गोल्ड माइन है ये देश की प्रॉपर्टी है, ना कि किसी प्राइवेट लोगों की प्रॉपर्टी है। तो देश को उसका फ़ायदा होना चाहिए। तो वो मिलिट्री भी भेजती है, आपने देखा होगा, और डेथ वारंट भी साइन करती है ये रॉकी का, ड्रेडेड गैंगस्टर बोलकर, क्रिमिनल बोलकर, और मिलिट्री भेजती है। इतनी मिलिट्री भेजने की क्या ज़रूरत है, ये इसका जवाब भी मैं आखिर में दूंगा आपको। अब ये सारा सेटअप है, कौन किसका किसका क्या है। अब ये जो रॉकी है ये शेट्टी के लिए काम करता है मुंबई में। अब जब तक रॉकी है तब तक जो है, जो दुबई में बैठा हुआ जो डॉन है इनायत, वो भी नज़र उठाकर नहीं देख सकता मुंबई को, और दूसरी जो राइवल गैंग है दिलावर, वो भी नज़र उठाकर नहीं देख सकती। लेकिन ये सारे लोग, उसके खुद के लोग, शेट्टी के दिमाग में ये जहर भर देते हैं कि जब तक रॉकी है तब तक तेरी गैंग है। एक दिन ऐसा हो सकता है कि रॉकी तेरी गैंग, मतलब मुंबई को कवर कर सकता है, काबिज कर सकता है। तो एक जहर भरने की वजह से अब शेट्टी जो है ये रॉकी को दुश्मन मानने लगा, और ऐसे में रॉकी को सुपारी मिल जाती है गरुड़ा की। अब वो बेंगलोर जाकर किस तरह से वो सारे ऑपरेशन को अंजाम देने वाला, ये तो हमने फिल्म में देखा है। अब सवाल जो है, जो रेज होते हैं लूज एंड्स की तरह, उस पर चैप्टर 2 की स्टोरी होगी। सवाल नंबर 1, ये जो रॉकी है इसकी जो माँ है उसे 15 साल की उम्र में ये रॉकी मतलब पैदा हो जाता है। जब शादी हुई थी 14 साल की उम्र में, और 15वें साल में बच्चा पैदा हो जाता है रॉकी। तो उसके माथे पे कुमकुम है, हाथों में हरी चूड़ियाँ है, इसका मतलब उसका पति जिंदा है। मरते वक्त भी यही अटायर, मतलब माथे पे कुमकुम और हाथ में हरी चूड़ियाँ, मतलब वो विधवा नहीं थी। लेकिन कहीं पे भी जिक्र किया नहीं गया है रॉकी के पिता का या फिर उसकी माँ के पति का, कुछ भी। लेकिन इनडायरेक्टली डायलॉग्स हैं कि सुल्तान की तरह बेटा पैदा हुआ है, पता नहीं किसका खून है। तो ये एक ऐसा सवाल है जो पूछा नहीं गया और डायरेक्टर ने भी जवाब नहीं दिया, तो शायद इसका जवाब भी हमें सेकंड चैप्टर में मिलेगा, आप अगर ध्यान से देखोगे तो। दूसरा, ये जो कमल है इसका, ये जो 5 लोग हैं, सेटअप जो है, ये 5 लोगों में से कमल जो है ये जवान है, और उसके पिता का इंट्रोडक्शन इतना दिया है कि भार्गव के मौत के बाद कमल ने ये जिम्मेदारी संभाली। अब ये भार्गव कौन है इसके बारे में कुछ भी नहीं बताया गया, बस इतना बताया, उसकी एक फ़ोटो दिखाई देती है हमें, और उसके सामने ये कमल कपड़े पहन रहा है, बदल रहा है, कोट वोट पहन रहा है, और इतना बताया कि भार्गव की मौत के बाद। अब ये भार्गव कौन है इसके बारे में भी कुछ नहीं बताया गया है, जो एक क्वेश्चन रेज करता है। ये दूसरा क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन जो है कि ये जब बेंगलोर में जाता है और पार्टी ऑफिस में मारने का प्लान बनाता है गरुड़ा को। अब गरुड़ा आने वाला है तो ये पार्टी ऑफिस में ये तय होता है कि कोई भी हथियार के साथ पार्टी ऑफिस में नहीं आएगा, निहत्थे आएंगे सारे। तो रॉकी बोलता है कि अगर मुझे वहाँ पर अगर बंदूक मिल जाती है तो मैं मार दूंगा गरुड़ा को। तो वो जो दया होता है, एंड्रूज का साथीदार, वो बंदूक का जुगाड़ करता है। हम देखते हैं किस तरह से असेंबल होती है बंदूक, अलग अलग पार्ट लेकर उसको असेंबल करते हैं, गोली डालते हैं, और वो देने वाला होता है रॉकी को। तब ट्विस्ट होता है कि जो वेटर होते हैं वहाँ सब सारे बंदूक निकालते हैं, और गरुड़ा की एंट्री होती है, और गरुड़ा को बुलाया जाता है कि उसके पिता के मूर्ति का अनावरण है, स्टैचू इरेक्ट किया है सूर्यवर्धन का, और एक नए सीएम की अनाउंसमेंट भी है।
तो सूर्यवर्धन का वो स्टैचू नहीं होता, वो निकलता है गरुड़ा का। अब सवाल नंबर एक, दो सवाल वहाँ पे पैदा होते कि गरुड़ा को किसी न किसी ने तो मुखबरी की है कि तुम्हारे अगेंस्ट कॉन्स्पिरेसी हो रही है बेंगलोर में। तो उसको किसने बताया कि तुम पर अटैक होने वाला है? अचानक से ये लोग वेटर सारे लोग बंदूक लेकर कहाँ से आते हैं? इनका प्लान फ्लॉप कैसे हो जाता है? किसी न किसी ने तो मुखबरी की है, तो किसने? ये क्वेश्चन अनआंसर्ड है। स्टैचू तक बदल जाता है तो किसी न किसी ने तो मुखबरी की है। और दूसरा जो ट्विस्ट है, ये आखिर में पता चलता है, ये एक सवाल कि एक बंदूक का जुगाड़ हो जाता है कैसे तैसे करके, दया करता है, लेकिन रॉकी के पास उस वक्त दूसरी बंदूक भी होती है, ये आखिर में हमें पता चलता है। और उसके पास मौका भी होता है, लेकिन रॉकी नहीं मारता कि उसके दिमाग में और प्लान चल रहे हैं, वो और गहराई में जाना चाहता है। तो ये बंदूक रॉकी को किसने दी? एक बंदूक का कैसे वैसे करके जुगाड़ हो रहा, तो ये दूसरी बंदूक उसके पास किसने? ये अलग से सवाल है। और अभी बात ये होती है कि ये जो अधीरा है, ये तो अपेरेंटली मर चुका है फिल्म में, मतलब ये गरुड़ा नहीं मारा है उसको, गाड़ी में बम रख के एम्बुश करके। अब आखिर में पता चलता है कि वो जिंदा है, संजय दत्त ने रोल प्ले किया है चैप्टर 2 में। तो वो आखिर में बोलता है कि मेरे भाई को लगता था, सूर्यवर्धन को लगता था कि मैं पॉलिटिक्स नहीं कर सकता। तो चैप्टर 1 में ऐसा उसने क्या पॉलिटिक्स किया था, ऐसा क्या किया था कि जिसकी वजह से कोलैप्स हो गया ये केजीएफ, गरुड़ा भी मर चुका, ऐसा कुछ ना कुछ तो उसने कांड किए। तो ये कांड क्या किया था? चुप बैठकर। अब ये जो केजीएफ में जाता है उसे हाफ मैप मिलता है उस केजीएफ का, बाकी का मैप नहीं मिलता। तो अंदर जाना है एक टनल से और उसे मारना है। तो अंदर के आदमी के सपोर्ट के बगैर कहाँ जाना है, कैसे जाना है, किस जगह पे जाना है, ये अंदर के सपोर्ट के, सिर्फ मैप पर आप निर्भर नहीं रहते, कुछ ना कुछ इंटरनल सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है। किसी ना किसी ने तो उसको सपोर्ट किया है। तो किसने किया है? ये चीज़ जो है ये अभी तक छुपी हुई है। अब पॉसिबल स्टोरी लाइन के बारे में बात करते हैं। जितने मैंने क्वेश्चन, 3-4 क्वेश्चंस तो मैंने रेज किए। अब पॉसिबल स्टोरी लाइन ये होगी कि अभी तो बेताज बादशाह बन चुका है रॉकी, लेकिन जो असली हकदार है वो है अपना अधीरा और विराट। लेकिन अधीरा जो है संजय दत्त का रोल है, तो संजय दत्त ना अच्छा होगा ना बुरा होगा, ग्रे शेड होगा। शायद रॉकी और संजय दत्त जो है मांडवली करके अधीरा को वो कुर्सी पे बिठाएगा, और बाकी मुंबई भी उसका सपना है, बेंगलोर भी सपना है, दुनिया चाहिए उसको। बोलता है ना, वो अपनी माँ को प्रॉमिस करता है दुनिया। ये केजीएफ से नहीं चुप बैठने वाला, तो हर जगह पे घूमेगा वो भी लो प्रोफाइल में। तो मुंबई का कंट्रोल भी वो लेगा और बेंगलोर का भी कंट्रोल लेगा, और गद्दी पे बिठाएगा अधीरा को, जो असली वारिस है। और इसकी वजह से विराट ने ये जो सारा करवाया था, उसने ही हाफ मैप दिया था ये एंड्रूज को और राजेंद्र देसाई को, वो विभीषण बन जाएगा। मतलब उसने सब कुछ इतना किया गद्दी के लिए, लेकिन गद्दी पे जाकर बैठा अधीरा या फिर रॉकी, और उसे पता नहीं है विराट को कि अधीरा जिंदा है। तो वो भी उसके लिए एक शॉक होगा, तो वो वापस विभीषण बनेगा, ऐसा लगता है। अब वो किस तरह से विभीषण गिरी करेगा ये मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। अब बात आती है, अब ये कंट्रोल करेगा रॉकी तो मुंबई में, तो ये जो शेट्टी है वो अभी उसका प्रतिद्वंदी बन चुका है, वैसे भी वो इनसिक्योर हो चुका है। तो ये जो उसकी राइवल गैंग है दिलावर, उसके साथ वो हाथ मिलाएगा, और अल्टीमेटली इनायत खलील के साथ भी। और बेंगलोर में भी ये लोग केजीएफ पे कंट्रोल चाहते हैं, राजेंद्र देसाई, एंड्रयूज और कमल। अब राजेंद्र देसाई की जो बेटी है रीना, ये इसका लव इंटरेस्ट है, तो शायद जो है जमाई बनाकर वो फेवर में जाएगा रॉकी के, तो वो शायद सेटलमेंट हो जाएगा। लेकिन बाकी जो है कमल वैसे भी चिढ़ता है रॉकी से, उसके पास एक बहाना मिल गया कि वो रॉकी को मारे। और उसके पिताजी के बारे में भी मैंने क्वेश्चन रेज किया है। तो रॉकी जो है एक हर जगह पे कंट्रोल करेगा, और अपने जो भी दुश्मन है, इंटरनल दुश्मन, जैसे कि मुंबई में शेट्टी, बेंगलोर में ये कमल, इनको वो शायद सफाया करेंगे। लेकिन जो गवर्नमेंट है और दुबई में बैठा इनायत खलील है, उन तक वो हाथ नहीं पहुंचा सकता, क्योंकि सेटिंग ऐसी होगी कि मैंने जैसे बताई, रमिका सेन तो वो पहले ही डेथ वारंट लिख देती है और वो मिलिट्री भेजती है। मिलिट्री इसलिए भेजती है, ये तो मैं बता सकता हूँ कि अभी 20,000 लोग जो गुलाम हैं वो अभी उसके सोल्जर बन चुके हैं। अब 20,000 लोगों के साथ मुकाबला करना है तो मिलिट्री भेजनी पड़ेगी। बड़ा तामझाम हम देख सकते हैं टीज़र में भी और कुछ जगह पे फिल्मों में भी, खास करके टीज़र में। और इनायत खलील जो है आउट ऑफ एक्सेस है, वो दुबई में बैठा है, वो बस इंतज़ार करेगा कि गवर्नमेंट जो है वो केजीएफ पे कंट्रोल करे, उसे नेशनल प्रॉपर्टी
बना ले या फिर वो बंद ही कर दे, तो इनायत खलील जो है मुंबई में अपना सोना भेजेगा। अब वो सीधी तरह से लड़कर अगर सोना नहीं भेजेगा धंधे के लिए, तो वो गवर्नमेंट की मदद से कहीं ना कहीं कनेक्शन निकाले, और वो चाहेगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है ये पीछे पड़ जाए इस केजीएफ की और वो बंद करवाए। तो ये एक रास्ता इनायत खलील के पास रहता है, तो इसलिए वो मिलिट्री भेज देती है। और गवर्नमेंट नहीं चाहती कि ये सब कुछ चीज़ें बाहर निकले, ना उस पर कुछ आर्टिकल लिखा जाए, ना उस पर किताब लिखी जाए। तो सब कुछ हम देखते हैं कि किताबें भी जलाई जाती हैं, एक किताब बचती है, ऊपर से ये जिसने ये लिखी है वो खुद 2018 में बैठकर ये सारी स्टोरी नरेट कर चुका है। तो ये आगे बढ़ेगा, शायद रॉकी के पिताजी के बारे में हमें पता चलेगा। अधीरा जो है ये दोनों एलाय बन सकते हैं, मतलब अच्छा बॉन्डिंग हो सकता है उनका, थोड़ा तू में हो के बाद। विराट जो है ये खुद विभीषण बन के बाहर के लोगों को सपोर्ट करेगा, या फिर बेंगलोर वाले को करेगा, या फिर सीधा गवर्नमेंट को करेगा। और इनायत खलील ये सारी चीज़ों का फ़ायदा उठाकर अपने दुबई से वो गोल्ड का सपोर्ट करेगा। और रॉकी जो है ग्रेडेड गैंगस्टर है, इन सारे जो दुश्मन जो इसके एक्सेस में उनको सफाया कर देगा वो। और जो इम्पोर्टेंट जो बात है जो मैं बताने वाला हूँ, कि ये जो रॉकी है वो भी मर जाएगा। अब ये फिल्म में मरेगा या फिर ऐसा बताया जाएगा कि मर चुका है, क्योंकि इसकी ये जो बात है मरने वाली, ये फिल्म चैप्टर 1 में ही आनंद इंदल की बताता है कि उसके नाम का शिवशिला नाम का, एक शिव शक्ति नाम का, ऐसे ही कुछ एक शक्तिशिला नाम का पत्थर है जिस पर उसकी तस्वीर बनाई गई है, जो केजीएफ में कहीं गड़ा हुआ है। तो वो रिपोर्टर भेजती है कुछ लोगों को उस पत्थर को निकालने के लिए। अब मरने के बाद ही वो तस्वीर बनाई गई होगी, अब वो जीवित नहीं है, ये इनडायरेक्टली खुद रिपोर्टर ही बताए। अब पंगा ये है कि ये फिल्म में ही उसको मारेंगे या बताएंगे कि ऐसे होता है कभी कभार कि मर चुका है वो, क्योंकि गवर्नमेंट ने पूरी तरह से कंट्रोल कर लिया है उस केजीएफ पे, ये तो पक्का है। अब उसी के वक्त भी मर सकता है, और कह नहीं सकते, इस प्रकार का ये पॉसिबल स्टोरी लाइन हो सकती है। इन जो सवाल जो रेज होते हैं उसी का आधार बनाकर ये पॉसिबल स्टोरी लाइन जो है हमें केजीएफ में देखने को मिलेगी। अब इसमें अगर कुछ छूट जाता है, आपके ऑब्जर्वेशन में ये पकड़ में आता है, तो आप कमेंट में ये बता सकते हो। फिलहाल के मैं यहीं पे रुकता हूँ। आपको ये वीडियो अगर पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्ते।